ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में वोटिंग का सिलसिला जारी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जाइए अपना वोट कास्ट कीजिए। ये आपकी अगर आपका ये हक है तो ये जिम्मेदारी भी है। सिर्फ शिकायतें करने से बात नहीं बनने वाली है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने आप तक दिखाई, अलग अलग इश्यूज पर हमारे पैनलिस्ट की आपने राय अब तक सुनिए। एमसीडी चुनाव में मतदाताओं का क्या हाल रहा वो अब जरा हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। कहीं बुजुर्ग मतदाता पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, कहीं नेता, कहीं बड़ी बड़ी शख्सियतें। आप तस्वीरों में एलजी साहब को देख पा रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली नजर आ रहे हैं और कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। कहीं लंबी लंबी कतारें हैं, कहीं सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। ये रंग हैं दरअसल। और ये एक बुजुर्ग आपको जो तस्वीरों में बाईं तरफ ऊपर दिख रहे हैं वो उन्हें गुलाब का फूल हाथ में दिया गया। हालांकि दो अलग अलग गुलाब के रंग बड़े दिलचस्प हैं। वो एक तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। बहरहाल गुलाब का फूल देकर के लोगों को उत्साहित करने के, लोगों का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है ये। बहरहाल मकसद ये है कि आप घरों से निकलें और जो वोटिंग टर्नआउट है, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बेहतर हो। उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और एक तरफ इतनी बुजुर्ग लेडी आपको नजर आ रही होंगी जो ठीक से चल नहीं पा रही हैं। उनको पकड़ा करके उनके घर वाले वोट डालने के लिए उनको लेकर के आए हैं। अगर वो जा सकती हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए तो अब तक अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो जाइए अपने घरों से निकलिए और जाकर के अपना वोट कास्ट कीजिए। तो हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, चंदन श्रीवास्तव और अभय दुबे साहब। अभय जी, जो हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों हम सब इस तरीके से क्यों चल रहे हैं कि सारी चीज़ें एक जगह जाके सेंट्रिक हो जा रही हैं? हम अलग अलग तरीके से सेक्शनाइज करके इश्यूज को क्यों नहीं देख पा रहे हैं आज के वक्त में? देखिए, मतदाता, पहले के मतदाता और आज के मतदाता में थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क ये है कि पहले का मतदाता उम्मीदवार को चुनता था, मुझे ऐसा लगता है, और आज का मतदाता हर बार उम्मीदवार को नहीं चुनता, वो हर बार सरकार ही चुनता है। इसकी वजह से होता यह है कि उसकी दृष्टि जो है वो बदल जाती है और वो फिर पार्टी के बड़े नेता और पार्टी सारे देश में कौन सी पार्टी है वगैरह इस तरह के चिंतन में चला जाता है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, उससे पहले दिल्ली में ज्यादा काबिल हो जा रहे हैं। मैं काबिल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काबिल और नाकाबिल होने की बात नहीं है। असल में मतदाता के सामने जो नज़ारा है वो नज़ारा अब छोटा नहीं रहा है। नज़ारा, मीडिया का साइज बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से जो छवियां उसके सामने प्रक्षेपित होती हैं, जो छवियां परोसी जाती हैं उसके सामने नज़ारा बहुत बड़ा और दूसरे किस्म का मिला जुला नज़ारा हो गया है। इसीलिए वो सोचता भी अलग तरीके से है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर एमसीडी के चुनाव में भी देखिए, मतदाता ये भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने 10 साल में अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने नगर निगम को भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के अड्डों में बदल दिया। इसके बावजूद वो ये भी सोच रहा है साथ में, अगर जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, चुनावी सर्वेक्षण हुए हैं, उनके नतीजों पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे वो ये भी सोच रहा है कि क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दे दें। ऐसा वो क्यों सोच रहा है? मुझे लगता है कि उसको लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी थी वो कोई और पार्टी थी और ये जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है ये कोई और पार्टी है। ये बिल्कुल एक बदली हुई पार्टी है। हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा काम करके दिखाए। तो मेरे ख्याल से मतदाता के सोचने के तरीके जो हैं काफी बदले हैं। ठीक है सर, ठीक है। चंदन, मतदाताओं के सोचने का तरीका बदल रहा है क्योंकि उन तक बातें पहुंचने के तरीके बहुत अलग अलग तरीके के हो चुके हैं। सोशल मीडिया कितना आपको असरदार दिख रहा है इस वक्त? अभी के ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी का जो चुनाव हो रहा है एमसीडी वाला, उसमें आप देखिए एक बड़ा प्रतिशत आपको मिल जाएगा जो लोग प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं और उसमें से अधिकतर जो है वो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं। तो वो जो कॉलोनीज होती हैं और उसमें जो वेलफेयर की सोसाइटीज होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा नाम होता है, तो उसके जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं प्रत्याशी के तौर पे। वो कर क्या रहे हैं? अपने फेसबुक और वो ट्विटर हैंडल और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए और वो बहुत ही नज़दीकी और क्या बोलेंगे इंटीमेट जो आपका संबंध है किसी के साथ, लगभग उस किस्म के संदेश वो भेजते हैं। उसमें वो जाति धर्म आदि आदि अगर उन संदेशों को आप पढ़ने की कोशिश करें, सबके अब नातेदारियां तक वो गिना देते हैं जी कि हमने तो जगराता करवाया था,
और आप उसमें आए थे तो हमें वोट डालिए, लगभग इस किस्म का संदेश है। तो वो है, ये मूल बात क्या है कि संदेश देने की शैली अगर बदल गई है, राजनीतिक संदेश देने की शैली बदल गई है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है कि आप बांट कर सोचते थे कि कुछ काम ना प्रधानमंत्री का होता है, कुछ काम मुख्यमंत्री का होता है, और कुछ काम तो अपने विधायक साहब का भी होता है, और उसके नीचे मुखिया जी का भी होता है। और ये तो प्रधानमंत्री भी बता चुके हैं लोगों ये से। सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन जब आप छवि केंद्रित राजनीति कर रहे होते हैं तो उसमें एक छवि आके आपको बताती है कि देखो, आसानी इस चीज की नहीं है, ये बिल्कुल पूजा भाव वाला मामला है। आसानी किस बात में है कि मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त करूंगा, हे सभी थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम हर दूंगा। मर्ज का ये मैं इलाज हूं। ये कोई एक आदमी कहता हुआ नजर आता है। ये नागरिक के लिहाज से भी मेरे लिए बहुत सुविधाजनक है, जिसमें मैं वो एक काउंटर जाऊं, सिंगल विंडो, जहां पे मेरी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाए और मैं सारी शिकायतें कह दूं, मेरा ये रोग है, और एक इलाज के रूप में सामने वाला यही मुझे दे भी रहा है समझाइश कि तुम मेरे पास आओ। ये कौन नहीं कर रहा? ये प्रधानमंत्री के स्तर से लेके आपके मुखिया के चुनाव तक में सभी, बिजली, पानी, सड़क की सफाई किसका होता है मुद्दा? प्रधानमंत्री का होता है? नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान वाला मुद्दा चला रखा है कि वो वहां पे सफाई करते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री आपको झाड़ू लगाते हुए दिख जाएंगे, और मैं उसकी नकल करता हुआ अपनी सड़क पे झाड़ू लगाता हुआ दिख जाऊंगा क्योंकि मैं पार्टी का मेंबर हूं। और हम सभी एक ही संदेश दे रहे होते हैं कि असल में झाड़ू लगाएंगे जी, हमने से कोई झाड़ू नहीं लगाता, एमसीडी लगाती है। ये मूल सवाल गौन हो जाता है। छवि केंद्रित राजनीति के दौर में सभी लक्षणों का, सभी संकेतों का एक ही गड्ढे में गिराव हो जाता है, सभी वो सिकुड़ के एक ही जगह चले जाते हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ। ठीक है अभय जी, जी। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, शायद मुश्किल से 10 दिनों का वक्त गुजरा है जब सीवीसी की रिपोर्ट आई। आपने चूंकि अभी भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पिछले कुछ वक्त में। 67% का इंक्रीज करप्शन के रेट्स में दिखाई दे रहा है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग वक्त में, ये कितना असर करती हैं वोटर्स को? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, राजनीति में एक ऐसा क्षण आता है जब भ्रष्टाचार मुद्दा बन जाता है और भ्रष्टाचार की वजह से लोग पक्ष या विपक्ष में वोट डालते हैं। लेकिन ऐसे क्षण कम ही आते हैं। जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और 2014 का चुनाव हुआ, उसमें निश्चित रूप से लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ ये सोच के वोट डाला कि वो एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की करेंसी जो है, वो एक वोट आकर्षित करने की क्षमता भ्रष्टाचार के मुद्दे की जो है, वो हमेशा कायम नहीं रहती। लोग भ्रष्टाचार के बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं, मेरा मानना है। और जो एक जिस तरह आप जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। नहीं, जिस तरह आप जब फिल्म देखते हैं और फिल्म का हीरो एक असंभव, अविश्वसनीय से लगने वाले कारनामे करता है, और आप अविश्वास करने की क्षमता को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, मतलब जो है, और आप उस पर विश्वास करते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार की स्थिति है कि भ्रष्टाचार है, आप इसको देखने से लगातार इनकार करते रहते हैं, आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, आप अपने जीवन को प्रभावित होने देते हैं, और वो राजनीति का मुद्दा नहीं बन पाता। बहुत ही कम राजनीति का मुद्दा बन पाता है। सर जरा सा एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, जरा तस्वीरें दिखाई जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन शायद अपनी वालदा को लेके पहुंचे हैं, या आप बेहतर बता पाएंगे अभय जी, ये माता जी हैं या कोई परिवार का कोई और सदस्य है जिनको व्हीलचेयर के जरिए वो लेके पहुंचे हैं? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि पिछली बार किसी चुनाव के मतदान के मौके पर भी वो व्हील चेयर में बुजुर्ग महिला को लेके पहुंचे थे। अब वो कौन है उनके, बहरहाल परिवार का कोई सदस्य होगा उनके नहीं जो चल नहीं पाती ठीक तरीके से, तो उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम है, और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और मकसद इन तस्वीरों को बीच बीच में जो हम आपको दिखा रहे हैं, और भाई जी को इंटरप्ट करके मैंने आपको ये बातें बताई, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप भी अपने घरों से निकलिए, जा करके वोट कास्ट कीजिए। हो सकता है कि आपकी नाराजगी हो अपने पार्षद से, अपने नेताओं से, वो नाराजगी अलग है, और वो नाराजगी जताने का भी तरीका आपको चुनाव आयोग ने दे रखा है, एक बटन नोटा का है, उसके जरिए भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन कम से कम इस जो लोकतंत्र का उत्सव जिसे आप कहते हैं, उसमें हिस्सा जरूर लीजिए, उसमें हिस्सेदारी लेकर के ये बताइए कि आप एक जागरूक शहरी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल माजरत के साथ मैंने आपको रोका सर, अभय जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह आप नाटक देखते हैं और फिल्म देखते हैं, तो उसके अंदर एक थ्योरी होती है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ।
तो आप अपने अविश्वास करने की जो क्षमता को मुलतवी कर देते, स्थगित कर देते। उसी तरीके से भ्रष्टाचार के मसले पे बिलिंग सस्पेंशन और बिलीफ है, मतलब लोग ये मानते नहीं है कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार होता है, और वो इसी तरह से पूरा मामला चलता रहता है। तो भ्रष्टाचार और महंगाई दो ऐसे मसले हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं, उसके बावजूद भी वो चुनाव के लिए एक निर्णायक मुद्दा नहीं बन पाते। ठीक है, महंगाई वाला तो मुझे ज़ाती तौर पर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कुछ बहुत दिनों से नहीं खरीदा है जो बाजार की रोजाना की चीजें। नहीं, मैं इसलिए महंगाई की बात इसलिए उठा रहा हूं कि महंगाई निरंतर बढ़ती रहती है, और हमने देखा है टमाटर जैसी चीज, प्याज जैसी चीज सरकारें इधर से उधर कर देने का माद्दा रखती है बाज वक्त। आजकल तो हालत यह है कि महंगाई बढ़ने की दर कम होती है, महंगाई कम नहीं होती है सिर्फ कागजों पर खेल होता है। चूंकि देखिए चंदन जी, अभी चूंकि रिपोर्ट्स का जिक्र आया, सीवीसी की रिपोर्ट का जिक्र आया, उससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कहा गया। उसके बाद फिर राजौरी गार्डन का रिजल्ट आ गया। ये कितना असर इस चीज ने किया होगा लोगों के जहनों पर, खासतौर से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की मैं अच्छा हुआ कि आपने ये कहा, नहीं तो आप राजौरी गार्डन से कनेक्ट। हाँ, मैं उसको ऐसे ही कनेक्ट कर लेता। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में वो बात कही गई है जो बात पहले ही लोगों के मन में बैठ चुकी थी अलग अलग कारणों से। वो कारण कौन से रहे? उसमें से एक बड़ा कारण तो ये रहा कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा अपने मंत्री के बारे में कि ये भ्रष्ट है जी, ये हमारी पार्टी में नहीं रहेगा। दूसरे के बारे में, दूसरे मंत्री के बारे में ये कहना पड़ा कि हाँ इनकी डिग्री फर्जी, फाइनल रिपोर्ट उसकी लग गई। अब हुआ क्या इसमें? मैं मतलब इशारा कर रहा हूं 3 मंत्रियों के बारे में जिनको कैबिनेट से बाहर करना पड़ा और प्रेशर में करना पड़ा। ये आपकी इच्छा नहीं थी कि आपने बाहर किया। तो इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि आप ना, ये गंदगी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे मतदाता सभी की, बड़ी गंदगी है जी। ये केजरीवाल साहब के भी मुंह से निकलता था कि बड़ी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने जी, और हम तो साफ कर देंगे, और सिंबल चालू कर रखा था। ये एक ओवर आर्चिंग नैरेटिव है जिसमें ना आप हर जगह गंदगी साफ करने निकलते हैं, और वही गंदगी ठीक आपके घर के दरवाजे के सामने दिख गई, आपके घर में घुसी हुई दिख गई, वो 3 मंत्री। अगर एक बार आपके बारे में ये चीज सामने आ जाती है कि आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था और भ्रष्टाचार तो आपके घर के सामने आन करा है, तो आपको दूसरी तैयारी करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है, फिर आप वो बात नहीं कह सकते। नहीं, तब आप दूसरी तैयारी करते हैं। आदमी बहुत चतुर होता है, वो भ्रष्टाचार में जीता है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार ना लगे इसके लिए सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म खड़ा करता है कि भ्रष्टाचार ना है, इसको नकारूं। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े होकर सोचे तो ऐसा क्या किया कि वो निगेटिव परसेप्शन अगर किसी ने बनाया है उनके बारे में कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो कटे। उसके बदले में उन्होंने जो किया कि हम तो बड़े पीड़ित हैं जी, सब हमें दुनिया से हटाने के लिए लगे हुए हैं। एक ऊपर वाला जो है वो उसने नजर बचा लगाया है हमारे ऊपर, वहाँ रहमतें हैं उसकी, नहीं तो हम नहीं बचे होते। सभी पार्टियां हमको खत्म कर देना चाहती। आप असल में जब रूल करने जा रहे होते हैं तो अपने को पीड़ित नहीं बता सकते। राजा कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में तलवार नहीं, राजा कभी ये नहीं कह सकता कि मैं प्रजा को प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसका साथ नहीं दे सकता। सेनापति कभी मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता साहब। पीड़ित वाला जो भाव होता है जब आप विपक्ष में होते हैं तब का होता है। इन्होंने कहा कि सभी हमको खत्म करना चाहते हैं, ये भी इनके उलट गया। और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट उस चीज के ऊपर फाइनल टीका है, मुहर है कि आप भ्रष्ट हैं। ठीक है, लेकिन जिस भाव का जिक्र आप कर रहे हैं अभय जी, ऐसा तो कभी कभी हमने अपने पीएम के मुंह से भी कभी कभी सुन लिया इस तरीके की बिल्कुल असहाय सा वो उन्होंने अपने आप को दिखाया। तो हमने उस वक्त शायद ऐसे देखा कि आज के सियासत की शायद जरूरतों में शुमार हो गई कभी कभी इस तरह की बातें भी कुछ वक्तों पर हमने देखा है। चंदन ने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा उससे अलग हटके अपनी बात कहूंगा। मेरा कहना है कि राजनीति में एक दांव होता है जिसमें होता है जिसे कहते हैं विक्टिमहुड प्ले करना। जरा एक मिनट सर, हर्षवर्धन साहब कुछ कह रहे हैं, के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनके इस यज्ञ के अंदर दिल्ली के लोग भी आहुति डालें। दिल्ली के लोग भी जो है उसी तरह से भारत के तरह से जो है दिल्ली का विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मोदी के सपनों का भारत बनने के लिए जरूरी है कि मोदी जी के सपनों की दिल्ली भी बने। और दिल्ली को बनना अगर दोबारा से नए सिरे से शुरू होगा तो वो कॉरपोरेशन से होगा, कॉरपोरेशन के बाद असेंबली से होगा। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत व्यापक समर्थन और आशीर्वाद मोदी जी को
उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये रेफरेंडम है, क्या ये बीजेपी के 10 साल के काम का भी रेफरेंडम बनता है? मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी ने 10 साल दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी को जब भी केंद्र में सत्ता में आने का मौका मिला, अटल जी के 6 साल, आज मोदी जी के 3 साल, और दिल्ली के अंदर जो है जब हम सरकार में थे, खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा जी के समय में हमारी पार्टी ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी तरफ जो एक पार्टी जिसको इतना जबरदस्त समर्थन जो है दिया 2 साल पहले, 70 में से 67 सीटें दी, उन्होंने 2 साल के अंदर क्या किया ये भी लोगों को नजर आ रहा है। तो लोगों के सामने चॉइस बड़ी स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो बयान आ रहे हैं दूसरी तरफ से, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर फिर वापस लौटे आप 10 साल के बाद तो फिर डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा और जिम्मेदारी जनता की। मैं इतने घटिया कमेंट के ऊपर, और वो भी जो कि एक राजधानी का मुख्यमंत्री दे, कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को सुन रहे थे आप? मैं अपनी बात पूरी करूं। प्लीज सर, अभय जी आप मेरा की कहना बात। है कि चंदन ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। राजा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ में तलवार नहीं है, वो अपने आप को पीड़ित के रूप में नहीं पेश कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो राजा की छवि ही खो देगा। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि ये लोकतांत्रिक राजनीति है तो इसमें विक्टिमहुड का, एक सताए हुए पीड़ित व्यक्ति का भी एक दांव खेला जाता है। और विक्टिमहुड का दांव वही सफलतापूर्वक खेल पाता है जो अपने आप, जो खुद को डेविड भी बता पाए, यानी मतलब एक ऐसे कमजोर योद्धा के रूप में पेश कर पाए जैसे गोलियात का अपने से ज्यादा कहीं मजबूत का वध करने की क्षमता है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति हमेशा विक्टिमहुड और डेविड प्ले करने के बीच की राजनीति रही है। अब वो कब तक इस राजनीति को कर पाएंगे, कब तक उनके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे? कम से कम इस चुनाव में तो उनके दोनों हाथों में लड्डू नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि कांग्रेस वापसी की राह पर है, रिकवरी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी उछाल की तरफ है, और आम आदमी पार्टी के किसी भी हाथ में मुझे कोई लड्डू नहीं दिखाई पड़ रहा है। चंदन, तो कांग्रेस को कहां देख रहे हैं आप ऐसे वक्त में, जब लवली चले गए, मौसम लवली कहीं और हो गया, बरखा भी चली गई हैं? ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें ना सब लोग चले जाते हैं कहीं और आप इसको मौसम की तरह जोर के देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी राजनीति का ये मकाम जो है, पीछे से अगर सोच के देखें तो ये एक बदलाव की सूचना तो आपको देता है, जिसमें ना नेता बड़ा मतलब गर्व के भाव से, संकोच के भाव से और शर्मिंदगी के भाव से नहीं, सर उठा के कहता है कि जब मैं दूसरी जगह चला आया। इसको हम लोग अपने से जोड़ के देखें कि हम लोगों के साथ क्या होता है। हम लोगों के साथ भी ये होता है कि आज की तारीख में मैं फला नौकरी में हूँ और मैं फला काम कर लेता हूँ, कुछ शब्द जुगा लेता हूँ, तो फिर मैं वो ठिकाने बदल सकता हूँ, मैंने बदल लेता हूँ। यहाँ इस ठिकाने पे मेरे होने की कोई बड़ी गारंटी नहीं होती है, तो मैं दूसरे ठिकाने पे चला जाता हूँ, तीसरे ठिकाने पे चला जाता हूँ। मैं नौकरी बदलने के बारे में बात कह रहा हूँ कि आप दूसरे चैनल में जा सकते हैं, मैं किसी दूसरे चैनल में जा सकता हूँ, तीसरे चैनल में जा सकता हूँ, काम हमारा वही रहेगा जो हम करते हैं। इसी तरह से राजनीति भी अब एक करियर है, जिसमें एक बार आप अपने को राजनेता के रूप में स्थापित कर लेते हैं और फिर आपके भीतर ना एक साख क्रिएट होती है ना, कि ये राजनेता है और ये कहीं भी जाएंगे तो राजनेता वाला काम करेंगे। तो आपकी एक क्षमता हो जाती है और इस क्षमता के खरीदार होते हैं। बीजेपी ने अभी जो यूपी के इलेक्शन में किया और हम सब जानते हैं उसमें क्या किया, उसने विचारधारा को एक सिरे से रख दिया। विचारधारा का काम दूसरी जगह से हो रहा है। आप राजनेता हैं, आपकी इस क्षमता को हम पहचानते हैं और आपकी हम कीमत देने के लिए तैयार हैं, जैसे कंपनियां करती हैं कि आपको हमारे यहाँ ज्यादा पैकेज मिलेगा, आप चले आइए, और आप फिर अपना रास्ता देखते हैं। अरविंद रवली साहब, बरखा जी, ये सभी मौसमी लोग नहीं हैं, ये इन्होंने अपने को राजनेता के तौर पे स्थापित किया है। हमारी राजनीति बहुत ज्यादा सेकुलर हुई है, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ सेकुलर होने जी बहुत ज्यादा सेकुलर हुई है। बहुत दिलचस्प। उसमें उसके कोई भी ट्रांसेंडेंस के, नैतिकता के कोई भी चीजें नहीं है। वो पहले ना आप विचारधारा के लिए अपनी जान दे सकते थे, आज आप नहीं देते। आज के वक्त में नहीं है सर। लेकिन इन सब के बीच वोटर कहाँ है, हम और आप कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। अभय जी, जो जिस चीज का जिक्र किया बिल्कुल सही है आज के वक्त में, और एक प्रोफेशन के तौर पर सियासत भी हर कोई अपने फायदे और नुकसान के तहत ही कहीं होता है कहीं नहीं होता है। लेकिन वो जो जनता है, वो जो वोटर है, जो कनेक्ट होता है अपने लीडर से, उसके लिए किस तरह का पैगाम जाता है ऐसे वक्त में? क्या वो खुद को छला हुआ महसूस नहीं करता उस वक्त? नहीं, वोटर के साथ स्थिति यह है कि वो थोड़ी देर के लिए छला हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन उसको तुरंत थोड़े दिनों बाद दूसरा मौका मिलता है।
इसलिए भारत में चुनाव लगातार होते रहते हैं और वोटर कभी नगरपालिका का चुनाव होता है और यहाँ तक कि हमारा जो सामान्य जीवन है वो हमारे अपार्टमेंट के चुनाव से लेकर और इस कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव तक, चुनाव से लगातार हर स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। इसलिए हम लोग स्थायी रूप से मतदाता की भूमिका में रहते हैं और हमेशा चुनावी मोड में होते हैं। निरंतर मतदान, निरंतर किसी न किसी रूप में हम लोग मतदान करते रहते हैं। इसलिए छला हुआ महसूस करने का बहुत ज्यादा देर तक उसका असर नहीं रहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है अभी जी आपको कहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, दर्शकों को अपनी महत्वपूर्ण जो आपकी जानकारियां हैं, अनुभव है, उससे शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आरिज मतलूब हमारे संवाददाता, उन्होंने हम तक पहुंचाई है, वो रिपोर्ट देखिए आप। चलिए, सीधे जुड़ चुके हैं आरिज इस वक्त हमारे साथ लाजपत नगर से। आरिज, जहां आप खड़े हैं, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई, किस तरह की तस्वीर, किस तरह की पिक्चर देखने को मिली? लोगों के पास कुछ इश्यूज थे या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सुना कि वो नेशनल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप और दूसरी बातों को दिमाग में रख करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या लोकल इश्यूज कुछ हैं लोगों के जहनों में? टाइम की कीमत नहीं आई। सबसे पहले 2-4 चीजें आपको हुसैन में बता दूं कि ये मेरा चौथा बूथ है। सबसे पहले मैं सरिता विहार जसोला की आपको तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद से जामिया की तरफ आया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर, अब लाजपत नगर आया हूं। सबसे ज्यादा मुझे चौंकाने वाली ये चीज लगी कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो है, वहां पर हजारों की तादाद में वहां पर वोट है और वहां पर 2-4 लोग खड़े हैं लाइन में। उसके बाद मैंने तैमूर नगर की तस्वीर दिखाई, वहां पर सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं, वोट देने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ तबका है, जो कुछ लोग हैं, कुछ इलाका है, वहां पर वोट देने के लिए हमेशा से दिक्कत रही। वोट देने के लिए वो लोग बहुत कम तादाद में पहुंचते हैं, 2-4 लोग खड़े रहते हैं। लेकिन लाजपत नगर की आप तस्वीर देखिए, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर का, उसके पास का इलाका है, पीछे भी लोग यहाँ पर वोट देने के लिए जा रहे हैं, लोगों में उत्साह है, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर भीड़ नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। सर, आप बताइए कि इतने वोट लोगों की लाइन नहीं है, कतार नहीं है, इस बार लग रहा जोश नहीं है लाजपत नगर के लोगों में? क्या लाजपत नगर में थोड़ी वोट डालने वाले थोड़े ज़्यादा कम है। थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे, थोड़ी देर तक, अभी सुबह हुई है, थोड़ी देर बाद लोग निकलेंगे। संडे को बस 10 बजे 12 बजे तक बाहर उठेंगे। हाँ, संडे को थोड़ा लोग रेस्ट करते हैं, थोड़े 10-11-12 के बाद लोग निकलेंगे। भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी थोड़ी। लेकिन और जगह मैंने देखा कि वहाँ पर खूब भीड़ है, खूब काम। नहीं, यहाँ थोड़ी भीड़ बढ़ेगी, थोड़ी लंच तक भीड़ बढ़ेगी। अच्छा सर, ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार के एमसीडी चुनाव में आपके इलाके में? मुद्दे तो वही हैं, सड़कें, ये पार्क, वो जो साफ सफाई, ये मुद्दे हैं। नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं हम लोग, फिर भी वोट तो देना ही है। आरिज, अगर आप पार्षदों से, काउंसलर से लोगों की नाराजगी रहती है? आरिज, अगर आप इनसे ये सवाल पूछें, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज हैं वो लोगों को नहीं ड्राइव कर रहे हैं, वो लोगों को बूथों तक नहीं ले जा रहे हैं। दरअसल कुछ चेहरे हैं जिनके बिना पर वोट्स पड़ रहे हैं। क्या ऐसा इनके साथ भी है या इन्होंने वाकई अपने लोकल इश्यूज के बिना पर अपना वोट कास्ट किया? अच्छा, आप सर ये बताइए कि जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो जो लोकल इश्यूज हैं, यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हर किसी के अपने मुद्दे होते हैं, क्या वो देखकर वोट देते हैं या फिर नेशनल पॉलिटिक्स को देख करके, बड़ी बड़ी पार्टियों को देख करके वोट? नेशनल पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी पार्टियों को देख के वोट दिया? बड़ी बड़ी जो पार्टी है उनको देखते हैं, कि जो इंडिपेंडेंट आ जाते हैं या जिनका कोई माइनस, मुद्दों की राजनीति नहीं होती, मुद्दों की नहीं होती है, पार्टी की होती है। मतलब कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को देख के वोट देंगे? हाँ जी, ये पार्टियां देख के देते हैं जिसको भी देना हो। लेकिन ये आप सोचे कि जो दूसरे आ जाते हैं उनको वोट, क्योंकि उनका हमें पता होता है कि ये नहीं पहुंचेंगे। सर आप जरा आगे इधर आ जाइए। मेरा सवाल यही आपसे है कि वोट देने जब जाते हैं आप, कमोबेश आप सबको जानते होंगे, यहाँ पर क्या मुद्दे होते हैं जो स्थानीय मुद्दे यहाँ के हैं, उसको देखकर आप लोग वोट देते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर? नहीं, कोई लोग अपने स्थानीय मुद्दे को भी देखते हैं, कई लोग स्थानीय मुद्दे भी देखते हैं, कई लोग नेशनल पार्टी को देखते हैं, कई लोग नेशनल पार्टी को देखते हैं, कई लोग स्थानीय मुद्दे भी देखते हैं। मतलब मिक्स्ड रिएक्शन होता है, मिलजुल होता है। हुसैन, ये तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखा रहे थे, लाजपत नगर की तस्वीर है। इनका कहना है कि हर तरह के रिएक्शंस होते हैं, कोई स्थानीय मुद्दे को देख करके करता है, कोई कैंडिडेट को देख करके देखता है कि आखिर उनका कैंडिडेट कैसा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की तो बात होती ही है कि आखिर वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं चुनाव में, और इस बार
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो अपने आप को प्रेजेंट किया है, उससे काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूजन ज़रूर नज़र आता है हुसैन इस बार के चुनाव में। शुक्रिया आरिज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई हैरान करने वाला है जिस तरह की बातें बाज़ वक्त सुनने को मिल रही हैं। जो टीचर जिस सब्जेक्ट का माहिर है उससे उसके ही सवाल पूछे जाने चाहिए। अब अगर पार्षद का चुनाव आप कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से देखना होगा, आपको अगर आप विधायक चुनने जा रहे हैं तो आपको उस तरीके से वोट करना होगा, आप अगर अपना सांसद चुनने जा रहे हैं तो आपको उस तरीके से फैसला करना होगा। ये इस फर्क को हमें समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चंदन जी मेरे साथ बने हुए, अभय जी हमारे साथ अब नहीं है, आगे डिबेट में वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन चंदन जी मेरे साथ बने हुए और थोड़े थोड़े वक्त पे अलग अलग हमारे इलाकों से संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।